हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो पिछले वीडियो में हम लोग स्टार्ट किए हैं बिहार का इतिहास। अभी हम लोग स्टार्ट किए, उसमें भी प्राचीन बिहार का इतिहास हम लोग स्टार्ट किए हैं। उसमें भी हम लोग का स्टार्ट है क्या, तो प्राचीन बिहार हम लोग देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने प्राग ऐतिहासिक काल को देख लिया था, जिसमें हम लोगों ने पाषाण युग के बारे में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल, ये सभी को हम लोग देख लिए थे। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे वैदिक काल। वैसे तो पाषाण काल के बाद हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत हुई थी। पाषाण काल के बाद हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद हड़प्पा के बाद वैदिक सभ्यता की प्रारंभ हुआ था। हड़प्पा काल के बाद वैदिक काल आया था, लेकिन बिहार में हड़प्पा का कोई ऐसा साइट है नहीं, मिला नहीं है। भविष्य में मिल सकता है, लेकिन अभी तक वर्तमान में हड़प्पा की कोई भी साइट, कोई भी साक्ष्य बिहार में उपलब्ध नहीं हुआ है, प्रमाण मिला नहीं है। इसलिए अब जब हम बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बिहार के बारे में जब बेसिक हम बिहार की ही टॉपिक की चर्चा करेंगे। यहाँ बिहार में जो चीज़ें हैं उन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। और हड़प्पा के लिए हमने विशेष रूप से जो हिस्ट्री का जो हमारा वीडियो है, उसमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में विशेष रूप से उसमें बताया है। लेकिन अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन सा, वैदिक काल, क्योंकि बिहार में हड़प्पा से संबंधित कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, अब देखिए वैदिक काल जो प्रारंभ हुआ था, ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक काल जो प्रारंभ हुआ था, वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। और हड़प्पा जो था एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता उसके बाद आई है, वो ग्रामीण सभ्यता थी। अब ये कैसे हो गया, तो देखिए हड़प्पा जो है पूरे भारत में नहीं फैला हुआ था। हड़प्पा सभ्यता जो है पूरे भारत में नहीं फैला हुआ था। ये जो है भारत के पूर्वी उत्तरी क्षेत्र में सिर्फ कुछ दूर तक फैला हुआ था। भारत के पूर्वी उत्तरी क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए ये भारत है, बहुत गलत जगह बन गया ये। यहाँ इस क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता जो है फैली हुई थी, इधर के क्षेत्र में। यहाँ के बाद ये यूपी में आलमगीरपुर जगह है, उसके आगे ये बढ़ी ही नहीं। और बिहार हमारा यहाँ पे है, तो बिहार में ये आया ही नहीं। अब जो हड़प्पा सभ्यता जो चल रही थी, इसके अलावा पूरा भारत में क्या था, एक तरह से ग्रामीण सभ्यता थी। पूरे भारत में उस समय पैरेलल में हड़प्पा सभ्यता के काल में ही अन्य जगहों पर क्या थी, तो ग्रामीण सभ्यता चल रही थी। ग्रामीण सभ्यता जब चल रही थी, और यहाँ कुछ ही जगहों पर में, ऐसा नहीं है कि पूरा हड़प्पा का जो जितने भी स्थल मिले हैं सभी के सभी नगरीय ही थे, सभी जगहों पर नगर ही था। ऐसा नहीं कि पूरा भारत में नगर ही था। और हड़प्पा में भी सभी जगहों पर नगर ही नहीं था। हड़प्पा में भी ग्रामीण सभ्यता थी, हड़प्पा में भी ग्रामीण क्षेत्र थे। कुछ जगह जो है, कुछ क्षेत्र शहर बन गए थे, कुछ क्षेत्रों का विकास हो गया था और वो क्या हुए थे, शहर का रूप ले लिए थे। लेकिन बाकी पूरे भारत में क्या था, तो उस समय ग्रामीण सभ्यता ही चल रही थी, ग्रामीण सभ्यता ही थी। अब जब हड़प्पा का पतन हुआ, हड़प्पा सभ्यता का जब पतन हुआ, तो लोग जब यहाँ से पलायन हुए, तो बाकी जगहों पर, अन्य जगहों पर तो ग्रामीण सभ्यता ही चल रही थी, ग्रामीण क्षेत्र ही था। तो जब इसका पतन हुआ, तो कुछ लोग यहाँ से इधर की ओर भी बढ़े, तो अब वहाँ ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता ही चल रही थी। तो फिर से इन लोगों को प्रारंभ करना पड़ा ग्रामीण सभ्यता से। ठीक है, तो इसलिए हड़प्पा नगर था। वैदिक काल में क्या थी, ग्रामीण सभ्यता ही थी, ग्रामीण सभ्यता। हड़प्पा में भी पूरा शहरी सभ्यता नहीं थी। इसमें कुछ जगह जो है, कुछ जगह वो शहर का रूप ले लिए थे, क्योंकि व्यापार के बढ़ने के कारण, व्यापार जब बढ़ रहा है
तो आयात निर्यात बढ़ा। अब जिस जगह पर में वो लोग बनाते थे, जगह जहाँ वस्तुएं जाने के लिए रखी जाती थी और आयात होकर के जो आती थी वो वस्तुएं जिस जगह पर रहती थी, तो वहां पर क्या हुआ, वो नगरीय सभ्यता, वहां नगर का विकास ले लिया। जहां लोग अधिक रहने लगे वो नगर का रूप ले लिया वहां पर में। तो हम लोग देखते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का जो विकास हुआ है, अब देखिए वैदिक सभ्यता का विकास जो कहा जाता है कि आर्यों के द्वारा वैदिक सभ्यता का विकास किया गया। वैदिक काल कहा जाता है, ये आर्यों के द्वारा विकास किया गया है। आर्यों के द्वारा वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। वैदिक सभ्यता का इसका जो वैदिक काल है, ये 1500 से 600 ईस्वी पूर्व तक का है। 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक का वैदिक काल माना जाता है। इसको दो भाग में बांटते हैं, एक पूर्व वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। एक पूर्व वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। इसका जो काल है वो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व और इसका है 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। तो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, हम लोग को सिर्फ यहाँ याद रखना है कि वैदिक काल जो है 1500 से 600 ईस्वी पूर्व तक चला था। अब देखिए बिहार के बारे में, अब बिहार की जो चर्चा है, प्राचीनतम जो चर्चा है, प्राचीनतम ग्रंथ जिसमें बिहार की चर्चा मिलती है, बिहार के क्षेत्र के बारे में। अब उस समय बिहार नाम तो था नहीं, उस समय अन्य नाम थे। यहाँ के वातावरण, यहाँ के जो नदियां हैं, इस सभी से इस जगह के लोगों के द्वारा इस जगह की पहचान होती थी। तो सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है, सबसे प्राचीन ग्रंथ तो ऋग्वेद। सबसे प्राचीन ग्रंथ जिसमें चर्चा मिलती है बिहार का, तो वो कौन सा है, जानकारी मिलती है तो ऋग्वेद में सबसे प्राचीन तक। और सबसे बिहार की जो भौगोलिक जानकारी है, बिहार की भौगोलिक जानकारी, यहाँ के जो वातावरण था, यहाँ की जो नदियां हैं, इन नदियों के बारे में, यहाँ के वनों के बारे में, इन सभी क्षेत्रों के बारे में जो चर्चा की गई है, भौगोलिक रूप से चर्चा, भौगोलिक जानकारी वो शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। कहाँ मिलती है, तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण क्या है, ग्रंथ है, एक ग्रंथ है, पुस्तक है, इसमें चर्चा मिलती है बिहार की भौगोलिक जानकारी के बारे में, इसमें चर्चा मिलती है। ठीक है, इसके बाद देखिए बिहार जो है, बिहार को ऋग्वेद में, बिहार का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के लिए ऋग्वेद में कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है। किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है। कीकट का अर्थ होता है असभ्य। कीकट का अर्थ होता है असभ्य, यानी कि यहाँ के लोग सभ्य उस समय नहीं थे, इसकी चर्चा मिलती है। ये कीकट शब्द का प्रयोग बिहार के लिए ऋग्वेद में इसी चर्चा की गई है। अथर्ववेद में इसके मगध के लोगों के लिए, अथर्ववेद में मगध के लोगों के लिए व्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अथर्ववेद में मगध के लोगों के लिए किसका, तो व्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ भी होता है असभ्य, यानी अनार्य, जो आर्य नहीं थे, व्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया है किसमें, तो अथर्ववेद में। किस जगह के लिए, तो मगध के लिए। मगध जो है उस समय में पटना, गया, ये सब का जो इस सब का जो क्षेत्र था आसपास का, वो क्या कहलाता था, मगध कहलाता था।
तो मगध के लिए व्रात्य शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है? तो अथर्ववेद में इसका प्रयोग किया गया है व्रात्य शब्द का। इसमें कहा गया है, आप देखिए इसमें वैदिक काल जो है, वैदिक काल में मान्यता है कि आर्य लोग जो हैं विदेह में प्रवेश किए थे। विदेह जो है गंगा के दक्षिणी क्षेत्र में है, जो दरभंगा, वैशाली, मुजफ्फरपुर का जो क्षेत्र है, सीतामढ़ी का क्षेत्र है, वो विदेह का राज्य, विदेह क्षेत्र कहलाता था, विदेह राज्य। तो वहां पर में आर्यों ने उधर से प्रवेश किया बिहार में। और जब बिहार में कहते हैं जब प्रवेश किया तो विदेह के राजा का साथ में, विदेह के जो एक राजा थे, उन्होंने अपने पुरोहित गौतम राहुगन के साथ अग्नि का पीछा करते हुए गंडक नदी तक आए। वहां पर में सदा नीरा नदी की चर्चा की गई है। सदा नीरा का गंडक का एक प्राचीन नाम है सदा नीरा। तो सदा नीरा नदी के तट तक आए थे। कौन? तो गौतम राहुगन और वहां के विदेह के जो राजा थे वो अपने पुरोहित गौतम राहुगन के साथ किसका पीछा करते हुए? तो अग्नि का पीछा करते हुए सदा नीरा नदी तक आए थे। और वहां तक में कहा था कि इन्होंने कि सदा नीरा नदी के किनारे तक इस यानी गंगा के दक्षिणी छोर, उत्तरी छोर में जितने भी जो भी हैं क्षेत्र, वो सब क्या है? वो उन सभी को आर्य इन्होंने कहा कि ये सब आर्य बन गए, यानी ये सब क्या हो गए हैं? सभ्य हो गए, ये सब सभ्य हैं। और गंगा के उत्तरी क्षेत्र, गंगा के दक्षिणी क्षेत्र अर्थात इधर पर मगध का अंग का जो क्षेत्र है, उसको इन्होंने कहा कि ये क्या है? तो ये असभ्य हैं। व्रात्य शब्द का उनके लिए प्रयोग किया गया था, असभ्य हैं। ठीक है। इसके बाद वायु पुराण में भी इसकी चर्चा मिलती है। बिहार की जो चर्चा है वायु पुराण में भी किया गया है। इसमें गया के लोगों के लिए, वायु पुराण में गया के लोगों के लिए असुर शब्द का प्रयोग किया गया है। असुर शब्द का प्रयोग किया गया है। अब असुर का मतलब ये नहीं, राक्षस नहीं, असुर का भी मतलब यही होता है कि असभ्य हैं, असभ्य टाइप के लोग जो हैं उनके लिए असुर शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। किसमें? तो वायु पुराण में। कहाँ के लोगों के लिए? तो गया के लोगों के लिए। ठीक है। इसके वायु पुराण नहीं, वराह पुराण में, वराह पुराण में। वायु पुराण में तो गया के लोगों के लिए गया को पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में माना गया है वायु पुराण में गया को। लेकिन वराह पुराण में गया के लिए, गया के क्षेत्र के लोगों के लिए असुर शब्द का प्रयोग किया गया है गया के क्षेत्र में। ठीक है। अब ये जो है अथर्ववेद और यहाँ पर में पंचविश ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण एक ग्रंथ है। पंचविश ब्राह्मण भी एक पुस्तक है, ग्रंथ है। इसमें और अथर्ववेद में दोनों में मगध के लोगों के लिए व्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात अनार्य हैं, असभ्य हैं ये लोग। किसमें? तो पंचविश में या और अथर्ववेद में, दोनों में प्रयोग किया गया है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ भी सकता है अब या अथर्ववेद या पंचविश, दोनों में से कोई एक ऑप्शन में रहेगा। तो अथर्ववेद यदि ऑप्शन में है तो ऑप्शन अथर्ववेद में मारेंगे, पंचविश है तो पंचविश में, दोनों है तो एक से अधिक। ठीक है। तो अथर्ववेद और पंचविश दोनों में मगध के क्षेत्र के लोगों के लिए व्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में ही, शतपथ ब्राह्मण में शतपथ ब्राह्मण जो है, इसी में चर्चा है कि विदेह राज्य में आर्यों का प्रवेश हुआ था। यहीं पर में आर्यों का क्या हुआ था? आगमन हुआ था। और यहीं से इन्होंने ये जो है यहाँ के जो विदेह के जो राजा थे उन्होंने अपने पुरोहित गौतम राहुगन के साथ अग्नि का पीछा करते हुए सदा नीरा नदी अर्थात गंडक नदी के किनारे तक पहुंचे थे। सदा नीरा नदी यानी गंडक नदी के किनारे पहुंचे थे अग्नि का पीछा करते हुए। कौन थे? तो मगध उस समय ये विदेह के जो राजा थे, विदेह के राजा और उनके पुरोहित गौतम राहुगन, ये दोनों अग्नि का पीछा कर रहे थे। किस लिए? तो यहाँ के लोगों को आर्य बनाने के लिए, यहाँ के लोगों को क्या बनाने के लिए? आर्य बनाने के लिए, यानी सभ्य बनाने के लिए। ठीक है। तो
ये चर्चा कहाँ मिलती है? तो शतपथ ब्राह्मण में इसकी चर्चा मिलती है। ठीक है। उत्तर वैदिक काल आते आते बिहार में जो विदेह राज्य था, बिहार का जो विदेह, गंगा के उत्तरी तट पर में जो गंगा के उत्तरी तट में विदेह राज्य था, जो कि दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी आसपास का जो क्षेत्र है, वैशाली आसपास का, वो क्षेत्र कहलाता था विदेह। ठीक है। ये एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा था। उस समय उत्तर वैदिक काल के समय में विदेह जो है एक शक्तिशाली राज्य था। कहाँ का? तो बिहार का विदेह एक शक्तिशाली राज्य था। इसकी चर्चा भी हमें शतपथ ब्राह्मण में ही मिलती है। ठीक है। वाल्मीकि रामायण में भी एक चर्चा मिलती है। वाल्मीकि रामायण में मिलती है चर्चा किस जगह का? तो यहाँ पर में मिलती है बक्सर का चर्चा मिलता है। वाल्मीकि रामायण में बक्सर का चर्चा मिलता है। बक्सर एक जगह है, बक्सर की चर्चा मिलती है, जहां पर में भगवान राम आए थे और राम ने एक राक्षसी का वध किया था। क्या था उसका नाम? तारका। तारका का वध किया था राम जी ने यहाँ पर में बक्सर में। तो बक्सर का भी चर्चा मिलता है किसमें? तो वाल्मीकि रामायण में। यहाँ पर में बक्सर क्षेत्र के लिए मलद और करुणा, ये दो शब्द की चर्चा मिलती है बक्सर के लिए। बक्सर क्षेत्र के लिए रामायण में मलद और करुणा शब्द का प्रयोग किया गया है। किसके लिए? तो बक्सर के लिए। ऋग्वेद में सदा नीरा नदी की भी चर्चा है, यानी गंडक नदी की भी चर्चा है। यहीं पर गौतम राहुगण अग्नि का पीछा करते हुए आए थे, इसी नदी तक, सदा नीरा नदी तक, यानी गंडक नदी तक में। तो इसकी भी चर्चा मिलती है वैदिक काल के इस शतपथ ब्राह्मण में। ऋग्वेद में भी चर्चा मिलती है, शतपथ ब्राह्मण में भी चर्चा मिलती है। इन दोनों जगहों पर इस सदा नीरा की चर्चा मिलती है, गंडक नदी की चर्चा मिलती है। अब देखिए, वैदिक काल जो था, वैदिक काल में विशेष रूप से प्रारंभिक पूर्व वैदिक काल में कोई ग्रंथ नहीं लिखे गए थे। जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं वो सब लिखे गए थे उत्तर वैदिक काल, महाजनपद काल तक आते आते, उत्तर वैदिक काल और महाजनपद काल तक में ये सारे जो भी ग्रंथ हैं वो सब लिखे गए थे। अब उत्तर वैदिक काल जब प्रारंभ हुआ तो उत्तर वैदिक काल में इन लोगों ने, वैदिक काल के लोगों ने लोहे की खोज कर ली, लोहे की खोज कर ली, लोहे को पहचान गए, लोहे का उपयोगिता समझ गए थे। कब? तो उत्तर वैदिक काल आते आते। तो उत्तर वैदिक काल आते आते इन लोगों ने क्या किया? तो लोहे का खोज कर लिया। अब देखिए, लोहा से पहले क्या था? तो कृषि के लिए भी लकड़ी के हल का प्रयोग होता था, लकड़ी के हल का प्रयोग होता था। औजार के रूप में तांबे की धातु का प्रयोग होता था, तांबे के बर्तन होते थे, तांबे के ही हथियार औजार बनाए जाते थे। तो तांबा का जो हथियार होता था, औजार, वो तांबा बहुत लचीला पदार्थ है, तो वो ज़्यादा कारगर नहीं होता था, वह ज़्यादा कम उपयोग में नहीं हो पाता था उसका। तो इस समय तक इन लोगों ने क्या किया? उत्तर वैदिक काल आते आते इन लोगों को लोहा प्राप्त हो गया, लोहा मिल गया। अब लोहा जब मिल गया तो इस समय में लोहे के उपयोग ने एक बहुत बड़ी क्रांति कर दी। लोहे के उपयोग ने इनका विकास बहुत तेज गति से बढ़ा दिया। लोहा जब इनको मिल गया तो लोहा से पहले क्या होता था? हड़प्पा सभ्यता में वैसे ही खेत में जो है अनाज छींट दिए, जो जितना निकला अनाज हुआ, ठीक है। वैदिक काल में भी वही परंपरा थी, कुछ हल का, लकड़ी के हल का प्रयोग होता था, लेकिन लकड़ी के हल से भी अच्छी तरह जुताई नहीं हो पाती थी। उत्तर वैदिक काल आते आते इन लोगों को लोहा प्राप्त हो गया। अब इन्होंने हल में आगे, लकड़ी के हल में ही आगे में लोहे का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया। आगे लोहा लगा देने के बाद क्या हुआ? खेतों की जुताई अच्छे से होने लगी। लोहे का उपयोग इन लोगों ने औजार बनाने के रूप में किया, क्योंकि लोहा मजबूत होता है, उसका उपयोग किया, देखा ये बहुत मजबूत है, तो इसका क्या किया? और हथियार के रूप में, औजार के रूप में भी लोहे का उपयोग होने लगा। कवच कुंडल बनने लगे। कवच कुंडल उस समय जो जन हुआ करते थे, जनपद, उस समय जनपद हुआ करते थे। जनपद अर्थात एक तरह से एक जिला, और वहां पर में एक मुखिया हुआ करता था, जो कि वहां के लोगों का प्रशासन जो संभालता था।
इसका चुनाव होता था, तो वही आपस के लोगों के द्वारा इसका क्या होता था, चुनाव हुआ करता था। ठीक है, तो जनपद धीरे धीरे अब जब लोहे का उपयोग बढ़ गया, लोहा जब मिल गया तो क्या हुआ, कृषि में भी बढ़ोतरी हुई, कृषि भी अधिक मात्रा में होने लगा, कृषि भी अधिक होने लगा। अब पहले क्या था कि लोहा जब तक नहीं मिला था तो जो भूमि उपलब्ध है उतना में ही कृषि करते थे। लोहे के उपयोग से उन्होंने औजार बनाए और भी मैदानी क्षेत्र और विस्तार किया, अपने मैदानी क्षेत्र का, कृषि क्षेत्र का विस्तार किया। उससे क्या हुआ, कृषि की कृषि में वृद्धि हुई, कृषि क्षेत्र में वृद्धि हुई, अनाज में वृद्धि हुई, कृषि वृद्धि हुआ, और लोहे से अनेक प्रकार के औजार बनने लगे, अनेक तरह की वस्तुएं बनने लगी लोहे का। तो क्या हुआ, इसमें व्यापार में वृद्धि हुआ, व्यापार में भी क्या हुआ, धीरे धीरे वृद्धि। अब कृषि में जब वृद्धि हुआ तो अनाज तो बहुत सारा है, जनसंख्या कम है तो खपत कम ही होगा, शेष अनाज को क्या किया जाए, तो शेष अनाज को दूसरी जगह बेचा जाए। अब इस समय वस्तु विनिमय प्रणाली थी, यानी कि एक वस्तु सामान दे करके दूसरा सामान उपलब्ध करना। अब हमारे पास मान लीजिए अनाज अधिक मात्रा में है, अब किसी के पास गाय अधिक मात्रा में है तो क्या करते थे, एक गाय ले लिए, उसके बदले इसको कुछ अनाज दे दिए। किसी के पास बकरी है तो बकरी ले लिए, अनाज दे दिए, या किसी के पास कुछ और वस्तु है तो वस्तु ले लिए और क्या किए, अनाज दे दिए। इस तरह से व्यापार इन लोगों का बढ़ने लगा और लोहे के उपयोग, लोहे की अनेक तरह की धातुएं बनने लगी तो कारीगरी का, शिल्प कला का भी विकास होने लगा। तो इससे क्या हुआ, व्यापार बढ़ने लगा। जब व्यापार बढ़ने लगा तो लोगों के पास रोजगार अधिक बढ़ने लगे, रोजगार के अवसर अधिक मिलने लगे। रोजगार जब मिलने लगे तो जिस जिस जगहों पर व्यापारिक केंद्र हुआ करता था, जैसे जैसे जहां जहां व्यापारिक केंद्र था, जहां पर में व्यापारिक कृषि तो ग्रामीण क्षेत्र में होती थी, लेकिन जिस जगह पर में कृषि से उत्पन्न अनाज को बेचा जाता था या वस्तुएं बेची जाती थी, अनेक अन्य तरह के जितने भी व्यापार होते थे, तो जहां जहां होते थे तो उस जगह पर में लोग आकर कर बसने लगे, लोग आकर के बसने लगे। तो इसी का जो क्या हुआ, क्षेत्र बड़ा होता चला गया। क्षेत्र जब बड़ा होता चला गया तो यही जनपद क्या कहलाया, तो महाजनपद। यही जनपद जो है महाजनपद में परिवर्तित हो गया, यानी वहां लोगों का विकास। अब महाजनपद हो गया तो यहाँ पर में शासन करने वाले भी बनने को भी स्टेबल बनाना पड़ेगा, उसको भी मजबूत करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या होने लगा, तो जनपद का एक राजा, हर एक जनपद में एक क्या होने लगे, एक शासक नियुक्त किया। उस समय ज्यादातर गांव के पुरोहितों के द्वारा ही, लोगों के द्वारा ही चुन करके वहां पर में राजा को बिठा दिया जाता था, धीरे धीरे जनपद काल में। लेकिन महाजनपद काल आते आते राजाओं के पास, वहां के शासकों के पास, मुखिया के पास क्या हुआ, शक्ति में वृद्धि हुई, उनको पावर अधिक मिलता गया, और पावर अधिक मिलता गया तो वो क्या हो गया, धीरे धीरे अनुवांशिक हो गया और वो वहां के शासक बन गए महाजनपद का। अब देखिए धीरे धीरे वैदिक काल से अब हम लोग आ गए हैं कहाँ, तो महाजनपद काल में। महाजनपद काल में किस तरह से, तो वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में जो लोहे का जो विकास हो गया, लोहे जो प्राप्त हो गए लोगों को, इससे क्या हुआ, तो हर चीज में वृद्धि हो गई, कृषि में वृद्धि हुई, व्यापार में वृद्धि हुई। तो यही धीरे धीरे जो है, जनपद जो है, जनपद का मतलब होता है एक छोटा सा जिला, जनपद का मतलब होता है एक जिला, लेकिन महाजनपद का मतलब होता है एक राज्य, एक तरह से एक राज्य। उस समय मान के चलिए एक राज्य का दर्जा हुआ करता था महाजनपद का। ठीक है, तो अब राज्य में एक शासक तो होगा, वहां शासन में राजाओं को फिर क्या हो गया, धीरे धीरे उनकी शक्ति बढ़ने लगी। अब देखिए वैदिक काल के बारे में हम लोग बस यहाँ पर इतना ही पढ़ेंगे कि क्या किस बिहार के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक था वैदिक काल का, वही हम लोग यहाँ पर में पढ़ेंगे। विशेष रूप से जो वैदिक काल के बारे में है या हड़प्पा काल के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में, तो वो हम जब हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ रहे होंगे, हिस्ट्री मेनली ऑल ओवर हिस्ट्री जब पढ़ रहे होंगे तो वहाँ हम लोग पढ़ेंगे। जैसे मेरा हिस्ट्री का एक अलग वीडियो है ऑल ओवर हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वही वैदिक काल के बारे में पूरे विस्तार से वहाँ वैदिक काल को समझाए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बिहार से रिलेटेड जो मुख्य बातें हैं उन्हीं को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, ताकि हमको एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस हमारा कोई यहाँ से छूटे नहीं। विशेष रूप से हम लोग यहाँ पर में उतना डीपली नहीं पढ़ेंगे वैदिक काल के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में,
तो डीपली जो पढ़ेंगे तो वो कहाँ पढ़ेंगे, तो जो हमारा हिस्ट्री का जो वीडियो चला है ऑल ओवर हिस्ट्री, पूरे भारत की हिस्ट्री, तो उसमें हम लोग इसको पूरा अंदर तक जाएंगे इसमें पढ़ने के लिए। लेकिन जब बिहार के बारे में पढ़ेंगे तो जितना बिहार के बारे में डिटेल्स है बस बिहार से संबंधित ही हम यहाँ पर इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो वैदिक काल से अब हम लोग आगे कहाँ पढ़ने, तो महाजनपद काल में। महाजनपद काल भारत 600 ईस्वी पूर्व में, 600 ईस्वी पूर्व आते आते भारत में टोटल 16 महाजनपद हो गए थे। 16 महाजनपद, टोटल 16 महाजनपदों का क्या हुआ था, उदय हो गया था। 600 ईस्वी पूर्व आते आते 16 महाजनपदों का उदय हो गया था। इसकी जो जानकारी है, इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों से पता चलता है। इसकी जो जानकारी है वो हमें 2 ग्रंथों से पता चलती है, बौद्ध और जैन ग्रंथों से। बौद्ध ग्रंथ है कौन, अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, इन दोनों से हमें इन 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है कि भारत में उस समय तक में 16 महाजनपद हो गए थे। अब देखिए इसी महाजनपद काल में ही क्या हुआ, तो धीरे धीरे अन्य नए धर्मों का उदय प्रारंभ हो गया, अन्य नए नए धर्मों का उदय होना प्रारंभ हो गया। इस समय में वैदिक काल में क्या था, तो इस समय में ब्राह्मणों का वर्चस्व था। ब्राह्मणों का क्या था, वर्चस्व था। और इस समय जब जनपद से धीरे धीरे महाजनपद की ओर बढ़ रहे थे, महाजनपद की ओर जब बढ़ रहे थे, तो इस समय क्षत्रिय, इस समय क्षत्रिय की क्या हुई, इनकी शक्तियों में क्या होने लगा, धीरे धीरे जब देख रहे हैं कि महाजनपद काल आते आते राजा की शक्ति में क्या हो रही, वृद्धि हो रही, तो क्षत्रिय की शक्तियों में क्या होने लगा, वृद्धि हुआ। कृषि व्यापार ये जब बढ़ने लगा तो वैश्य जो थे इनकी शक्तियों में भी वृद्धि होने लगा, इनके पास भी धन अधिक होने लगा। धन अधिक होने लगा तो इन लोगों को भी मन में होने लगा कि जब कृषि हम कर रहे हैं, व्यापार हम कर रहे हैं, धन हमारे पास में है, तो इनको हम क्यों प्रमुख माने, इनको ब्राह्मण को या क्षत्रिय को हम क्यों प्रमुखता दें, हम भी बड़े होंगे, हमारा भी ओहदा बढ़ना चाहिए। क्षत्रिय इनकी शक्तियों में वृद्धि हो रही थी, कर रहे थे, लड़ रहे हैं, हम राज्य का अधिग्रहण कर रहे हैं, हम राज्य विस्तार हम कर रहे हैं, तो सर्वश्रेष्ठ हमें होना चाहिए। तो इसी बीच में, और ब्राह्मण उस समय सर्वश्रेष्ठ थे ही, ब्राह्मणों का वर्चस्व था, ब्राह्मणों को ऊपर में रखा जाता था, सबसे ऊपर। तो इसके कारण क्या हुआ, तीनों में जब आपसी मतभेद होने लगा कि हम भी श्रेष्ठ बनेंगे, हम भी सबसे ऊपर हमारा होना चाहिए, हम, तो इसी क्रम में क्या होने लगा कि नए नए धर्मों का उदय को क्या हो गया, प्रोत्साहन मिल गया, नए नए धर्मों का उदय होना प्रारंभ हो गया। बौद्ध धर्म, जैन धर्म या फिर आजीवक संप्रदाय जो भी है, इन सभी का देखेंगे आप इसी महाजनपद काल में ही सभी का उदय हुआ है। सब लगभग इसी महाजनपद काल में सभी का उदय हुआ था। ठीक है, तो 16 महाजनपदों की जो चर्चा विशेष रूप से मिलती है हमें कहाँ मिलती है, तो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र में, इन दोनों में हमें 16 महाजनपदों का चर्चा मिलता है। तो अब आगे हम लोग आते हैं कि बिहार में कौन कौन से महाजनपद थे, कितने महाजनपद थे और कौन कौन से महाजनपद बिहार में थे। महाजनपद बिहार में देखिए 3 महाजनपद थे उस समय। बिहार में जब इन 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद बिहार में थे। कौन कौन से, तो मगध, दूसरा अंग, तीसरा वज्जी।
मगध, अंग और वज्जी, ये 3 महाजनपद जो हैं बिहार में थे। इसकी राजधानी थी राजगृह, इसकी राजधानी थी चंपा और वज्जी की राजधानी थी वैशाली। 16 में से ये 3 महाजनपद जो हैं उस समय बिहार में थे। ये जो है मगध और अंग, मगध और अंग जो है ये गंगा के दक्षिणी क्षेत्र में थे। ये मगध जो है पटना गया के आसपास का क्षेत्र, अंग जो है वर्तमान में जो भागलपुर का क्षेत्र है वो भागलपुर का जो क्षेत्र है वो अंग महाजनपद में आता था। मगध में वो पटना गया, ये राजगीर, ये सब का जो क्षेत्र है ये कहाँ का है, ये मगध महाजनपद में आता था। और वज्जी संघ में, वज्जी महाजनपद में इसमें आते थे दरभंगा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, ये सब का जो क्षेत्र है, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, ये सब का जो ये जो क्षेत्र था ये वज्जी महासंघ में आते थे, वज्जी महाजनपद में आते थे। ठीक है, वज्जी जो है ये महाजनपद, ये 8 छोटे छोटे संघ मिलकर, 8 छोटे छोटे राज्य मिल करके, 8 कबीला मिल करके ये क्या किए थे, 8 राज्यों का एक संघ था, 8 कुलों का। इसमें छोटे छोटे 8 राज्य मिलकर के एक वज्जी महासंघ, वज्जी महाजनपद का उदय हुआ था। ये वज्जी जो महासंघ है ये 8 राजाओं के द्वारा 8 क्षेत्रों को मिला करके एक संघ बनाया था। देखिए संघ जो भी वर्तमान में भारत है, क्या है, भारत राज्यों का क्या है, संघ है, भारत राज्यों का संघ है। उसी तरह ये वज्जी भी उस समय 8 छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर, 8 छोटे छोटे कुलों को मिला करके एक संघ बना था। और यहाँ पर में गणतांत्रिक प्रणाली, यहाँ पर में सबसे पहला जो विश्व को गणतांत्रिक सरकार देने वाला, गणतंत्र सिखाने वाला जो संघ था वो वज्जी महाजनपद, वो कौन सा था, वज्जी महाजनपद। यहाँ 8 कुलों का, 8 छोटे छोटे राज्यों का एक ग्रुप था और एक केंद्र बना हुआ था, कौन, तो वज्जी। इसमें 8 छोटे छोटे कौन थे, इसमें से कुछ जो विशेष हैं वो थे कौन, तो विदेह, ज्ञात्रिक थे, लिच्छवी, उसके बाद वज्जी, उग्र, ये सब जो हैं इसके मुख्य जो राज्य थे उस समय के ये हैं। ये टोटल यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 5, 3 और छोटे छोटे राज्य थे, उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, हम बाद में इसको लिखवा देंगे। तो ये 8 छोटे छोटे कुलों को मिला करके एक वज्जी महासंघ बना था। अब जब ये महासंघ बना था तो यहाँ पर में निर्णय भी क्या होंगे, सामूहिक रूप से सबको मिला करके लिए जाएंगे। यहाँ पर में राजा जो है चुन करके, सभी को ग्रुप मिल करके एक राजा का चुनाव किया करते थे, वो राजा वहाँ पर में शासन किया करता था उस क्षेत्र में। ठीक है, तो ये सबसे पहला जो है गणतांत्रिक सरकार देने वाला, गणतंत्र व्यवस्था सिखाने वाला विश्व को, ये कौन सा है, तो वज्जी संघ ही है। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ थी, तो वैशाली थी इसकी राजधानी। अब एक एक करके हम लोग तीनों के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वज्जी के बारे में ही देख लेते हैं। ठीक है, वज्जी के बारे में, या इसको हम लोग एक एक करके हम नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग देखेंगे। अभी आज के लिए हम लोग इसको इतना ही रहने देते हैं, ताकि थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे तो बेहतर समझ पाएंगे, एक ही बार में ज़्यादा नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इसको इतना ही रहने देते हैं।
उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।